हीरोज और खलनायक, अच्छे लोग और बुरे। युद्ध के बारे में फिल्में अक्सर यह स्पष्ट करती हैं कि कौन कौन है, लेकिन वास्तविकता अक्सर थोड़ी अस्पष्ट होती है। जबकि जापान, जर्मनी और इटली उन एक्सिस बलों के साथ सबसे अधिक जुड़े हुए हैं जिन्होंने यूरोप और एशिया में युद्ध शुरू किया, यह आसानी से भूल जाता है कि उनके साथ अन्य लोग भी सहयोगी शक्तियों के खिलाफ लड़े थे। हम उन देशों की सरकारों की निंदा करने में सही हैं जिन्होंने इतिहास की सबसे भयानक शासन प्रणाली के साथ काम किया, पर जैसा कि सभी युद्ध में होता है, बीच में फंसे व्यक्तियों ने अद्वितीय साहस और कौशल दिखाए हैं। विश्व के सबसे घातक योद्धाओं की युद्धों की श्रृंखला में आज हम उन देशों के सैनिकों पर नजर रख रहे हैं जिन्होंने युद्ध का अधिकांश समय जर्मनियों के साथ बिताया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ सबसे घातक प्रो-एक्सिस सैनिक हैं। बहुत सारे देशों की तरह महान डिप्रेशन के दौरान हंगरी आर्थिक रूप से पीड़ित हुई और नाजी जर्मनी और इटली के साथ व्यापार पर भारी रूप से निर्भर थी। इसने उन्हें उस समय जर्मनी के साथ एक अधिक अनुकूल स्थिति दिलाई जब राष्ट्रवाद देश को स्वीप कर रहा था, जिसने रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया से खोई हुई भूमि की वापसी की मांगों को बढ़ावा दिया था। हिटलर ने विवादों की मध्यस्थता करने के लिए सहमत हुए, पर वास्तव में हंगरी द्वारा मांगी गई भूमि के लिए दोनों देशों पर दबाव डाला। बदले में उन्होंने मांग की कि हंगरी एक्सिस शक्तियों में शामिल हो, जिसे उन्होंने 20 नवंबर 1940 को किया। हंगेरियन सेनाओं ने बाल्कन राज्य को अधिकृत करने के बाद और अधिक भूमि के वादे के साथ यूगोस्लाविया के आक्रमण में भाग लिया। जर्मनी सैनिक ने हंगेरियाइयों की क्रूरता को कार्य में देखने के बाद अधीनस्थों के साथ व्यवहार करते समय ध्यान दिया। वास्तव में कई जर्मनी सेना के अधिकारी भयभीत थे, उन्हें हत्या पर्यटन में शामिल होने का आरोप लगाते हुए। निस्संदेह हंगेरियाई सैनिकों का सबसे महत्वपूर्ण अभियान सोवियत संघ के खिलाफ था, परंतु उनकी मुख्य अनुवर्तिता रोमानिया को हिटलर के अधिक प्रभाव से बचाने के लिए थी, जो शायद उन्हें उनकी खोई हुई भूमि वापस देकर पुरस्कृत कर सकते थे। इस दौरान हंगरी को जर्मनी के नस्लीय कानूनों को यहूदियों पर लागू करने के लिए और जर्मनी की अर्थव्यवस्था और सैन्य पर अधिक निर्भर होने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उन्होंने यूगोस्लाविया और सोवियत संघ में यहूदियों और नागरिकों की जनसंहार में भी भाग लिया। सोवियत संघ से लड़ रहे हंगेरियाइयों में लड़ाकू पायलट देजो जेंग्योर्गी भी थे। रॉयल हंगेरियन एयरफोर्स में मैकेनिक के रूप में शामिल होने के बाद उन्होंने उड़ान प्रशिक्षण तुरंत पूरा किया और उन्हें इटली निर्मित फिएट CR-32 बी-प्लेन लड़ाकू उड़ाने के लिए चुना गया था। सोवियत संघ समर रेखा की ओर जाने से पहले उन्होंने मेसरश्मिट BF 109 प्राप्त कर लिया। हालांकि उनकी पहली लड़ाई महिमामयी नहीं थी। उन्हें एक दोहरी इंजन विमान की जांच के लिए उनके क्षेत्र में भेजा गया, जहां उन्हें गोलीबारी से जूझना पड़ा, जिसने उन्हें आगे गोली चलाने के लिए प्रेरित किया। दोहरी इंजन वाला विमान गिरा, जिसे बाद में जर्मनी बम्बर के रूप में जाना गया। जर्मनी क्रू को घटना के लिए डांट नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने पहले गोली चलाई। उनकी पहली असली विजय 24 जून 1943 को सोवियत संघ के विरुद्ध थी, जब उन्होंने एक सोवियत संघ विमान को गिरा दिया। उसे हंगरी वापस लाने से पहले उसकी बंदूकों से 5 सोवियत संघ विमान गिरेंगे। 1940 के जून और अगस्त के बीच उनकी बंदूकों को संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों पर प्रशिक्षित किया गया और वह B-24 लिबरेटर बॉम्बर्स पर 4 विजय प्राप्त करेंगे। सोवियत संघ से लड़ने के लिए लौटने तक वह 30 मारे जाने वालों के साथ युद्ध समाप्त करेंगे। स्टालिनग्राड में हंगेरियाई भारी रूप से पीड़ित हुए 1 लाख या तो मारे गए या वापसी में कैद किए गए। यह क्रूर हानि ने हंगेरियाई सेना को प्रभावी सैन्य बल के रूप में अमान्य कर दिया। इस प्रकार 1954 की शुरुआत में जब हिटलर ने संदेह जताया कि देश पक्ष बदल रहा है, तो देश के पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। मार्च में हंगरी पर जर्मनी सैनिकों का कब्जा हुआ। सेंट जॉर्जी जैसे कई सैनिक और वायुसेना के लोग, वे या तो एक बड़े फाशिस्ट कारण के प्रति समर्पित थे
या नाजियों के लिए लड़ने और सोवियत संघ प्रतिशोध से डरने के कारण समर्पित थे। हालांकि अन्य हंगरी लोगों ने मुकाबला किया। युद्ध के दौरान जर्मनियों और अपनी सरकारों के खिलाफ लड़ने वाले कुछ 600 हंगरी पार्टीजन थे, लेकिन सबसे प्रमुख वास्तव में एक चेकोस्लोवाकियाई आप्रवासी था। समाजवादी पाल मालेटा के पिता ने जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया हमले के बाद परिवार को वहां से बाहर निकालना पड़ा। सेना में शामिल होने और हंगरी नागरिकता प्राप्त करने के बाद उन्हें पूर्वी मोर्चे पर तैनात किया गया, जहां वे पकड़े गए। बंदी के दौरान उन्होंने सोवियत संघ प्रशिक्षित हंगरी पार्टीजन आंदोलन में शामिल होने की सहमति दी और उन्हें सबोटाज और हत्या की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें उनके मातृभूमि में वापस तैनात किया गया, जहां उन्होंने भर्ती और प्रशिक्षण के साथ साथ कई हमले भी किए। वह अपनी साहसिकता के लिए प्रसिद्ध थे और युद्ध समाप्त होने तक एक एंटी नाजी लोकनायक बन गए। दुखद बात है, उनका अंत दुखद होगा। 1956 में जब उन्हें हंगरी की विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, तब वह बुडापेस्ट में स्थित एक अस्त्रहीन डिवीजन के कर्नल थे। विद्रोहियों से मिलने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वे किलियन बैरैक्स की सुरक्षा में सहयोग करेंगे और कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ उनके साथ शामिल हो जाएंगे, जिससे वे सबसे प्रमुख हंगरी सैन्य व्यक्ति बन गए। जब विद्रोह विफल रहा तो उनका विधान 16 जून 1958 को बुडापेस्ट की एक जेल में कई अन्य लोगों के साथ हो गया। पूर्वी यूरोप की तरह रोमानिया ने युद्ध के आरंभ में तटस्थ रहने की कोशिश की, पर जर्मनी ने उनकी भूमि को बुल्गारिया, हंगरी और सोवियत संघ को देने की मांग की, जो पुराने यूरोपीय मानचित्रों पर आधारित थी। रोमानिया को सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इससे विशेष रूप से हंगरी के साथ मनोभाव उत्तेजित हुए। रोमानिया की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली ने यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस पर भरोसा किया, लेकिन 1940 की गर्मी में फ्रांस हार गया और यूनाइटेड किंगडम सहायता नहीं कर सका। रोमानिया के फाशिस्ट तत्वों ने जर्मनी के साथ अधिक संबंधों के लिए दबाव डाला, यह मानते हुए कि खोई हुई भूमि को जर्मनी से सहयोग से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रोमानिया में कुछ लोग यह मानते थे कि उनके पास जर्मनी से सहयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो वे अपने जर्मनी हमले का सामना करने के लिए मजबूर होंगे। इसके बाद समय राजनीतिक अशांति का था। प्रधानमंत्री की हत्या हुई, राजा को इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया और उनके 19 वर्षीय पुत्र ने मुखौटा के रूप में सत्ता संभाली। रोमानिया अब पूरी तरह से जर्मनी शिविर में बदल गया। 23 नवंबर 1940 को त्रिपक्षीय संधि का सदस्य बन गया। रोमानिया ने सोवियत संघ पर जर्मनी के हमले में 2.5 लाख सैनिक लगाए। स्टालिनग्राद के लिए युद्ध में जनरल यॉन सियोन के नेतृत्व में रोमानियाई सैनिकों ने एक 15,000 मजबूत लड़ाई की स्तंभ में पुनर्गठन किया, जिसका कार्य जर्मनी की वापसी को कवर करना था। 1942 के 21 से 24 नवंबर के 99 घंटे की युद्ध के दौरान सियोन और उनकी टीम पर टैंक और इन्वेंट्री के हमले हुए। फिर भी उन्होंने बिना एंटी टैंक हथियार के अपनी पंक्ति को समय तक बनाए रखने में कामयाबी हासिल की, जिससे उम्मीद जगाई जा सकती थी। हतोत्साह, ठंड, भूखे और गोलियों से बाहर, कहा जाता है कि जनरल यॉन सियोन ने उनके आखिरी बैग में हाथ के गोले लिए और खुद ही एक T-34 टैंक पर हमला किया। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध में मारे गए एकमात्र रोमानियाई जनरल थे। रोमानिया का प्रमुख एस पायलट कांस्टेंटिन कांटाकुजिनो था। रोमानियाई प्रमुख परिवार से उन्होंने युद्ध से पहले एरोबैटिक्स के साहसिक कार्यों से भीड़ को रोमांचित किया। उन्हें रोमानिया के प्रमुख परीक्षण पायलटों में गिना जाता था। जैसे ही उनका देश युद्ध में उलझने लगा, उन्होंने एक लड़ाकू इकाई में शामिल होने की मांग की और जल्द ही वे जर्मनी प्रदान किए गए मेसरस्मिट BF 109 को उड़ाने लगे। 1923 के 5 मई को उन्हें सम्मुख रेखा पर 58वें लड़ाकू वायुदल के कमांडर के रूप में नामित किया गया। 19 जून को वह और उनके विंगमैन रोमानियाई बॉम्बर्स की सुरक्षा करते हुए सोवियत संघ लड़ाकू विमानों के हमले का सामना कर रहे थे। जब उनके विंगमैन को हिट किया गया और बेस पर वापस जाने के लिए मजबूर हुए, उन्होंने अकेले सोवियत संघ बल से मुकाबला किया और 2 सोवियत संघ विमानों को गिराया, जब तक उन्हें क्रैश लैंडिंग करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। 5 अगस्त 1923 को अकेले उड़ते समय उसने सोवियत संघ हमला विमानों की बड़ी सेना को देखा। उन्होंने अपने आप में एक तेज हमला शुरू किया। सोवियत संघों द्वारा पीछा करने से पहले 2 को गिरा दिया।
उन्होंने पीछा करने वाले सोवियत संघ विमान को गिरा दिया और भाग निकले। उनकी सबसे ध्यान देने योग्य लड़ाई सोवियत संघ एस निकोलाई एफ के खिलाफ थी। कुमाशिन, जिन्होंने खुद को कांटाकुजीनो द्वारा गिराए जाने से पहले अपने नाम पर 12 किल किए थे, स्टालिनग्राद के दौरान और उसके बाद भयानक हानियां झेलने और जैसे जैसे सोवियत संघ ने एक्सिस को वापस धकेलना शुरू किया, रोमानिया अलाइड कारण से जुड़ने के लिए और अधिक करीब आने लगा। 23 अगस्त 1954 को रोमानिया ने पक्ष बदले और अब कांटाकुजीनो अपने जर्मनी निर्मित BF 109 को जर्मनी लुफ्तवाफे के खिलाफ उड़ा रहे थे। 3 अगस्त को उन्होंने 3 जर्मनी बम्बरों को बुखारेस्ट पर बमबारी करने के लिए अलाइड से जुड़ने की सजा स्वरूप गिराया। युद्ध के अंत तक उनके नाम पर सोवियत संघ जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका विमानों के खिलाफ 40 3 पुष्टि किए गए मारे गए थे, जिसमें अतिरिक्त 11 अपुष्टि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू में बुल्गारिया ने खुद को तटस्थ बताया, परंतु 16 फरवरी 1940 को नई सरकार के गठन के बाद देश ने जर्मनी का समर्थन किया। लगभग 1 वर्ष बाद बुल्गारिया ने एक्सिस शक्तियों के साथ एक अहिंसा संधि हस्ताक्षर की। फिर 1 मार्च 1941 को एक सदस्य बन गया। कुछ दिनों में बुल्गारिया को जर्मनी सेनाओं के द्वारा यूगोस्लाविया और यूनान पर हमले के लिए एक स्थापना क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि बदले में बुल्गारियाई बलों को यूगोस्लाविया, मैसेडोनिया और सर्बिया कब्ज करने की अनुमति मिली। बुल्गारिया ने सोवियत संघ के साथ युद्ध से बचने और अपनी सुरक्षा के लिए सेनाओं को तैयार रखने का प्रयास किया। फिर भी जर्मनी ने उसे यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा करने पर मजबूर किया। अंततः जर्मनी पर युद्ध बढ़ते हुए 1954 के अंत में बुल्गारिया ने सोवियत संघ के हमले के डर से प्रतिशोध करना शुरू किया। प्रो जर्मनी बुल्गारिया सरकार को बदलकर तटस्थता की स्थिति को पुनः स्थापित करने की कोशिश की गई, पर सहयोगी इसे स्वीकार नहीं करने के लिए तत्पर थे। लड़ाई के अंत के बाद बुल्गारिया सोवियत संघ के कम्युनिस्ट क्षेत्र में खींच लिया गया। बुल्गारिया को सामने की लाइनों से दूर रहे बिना चोट के नहीं छोड़ा गया और कई अवसरों पर छोटी बुल्गारिया वायुसेना को अपने सहयोगी बमबाजों से बचते हुए देखा गया। स्टोयन स्टोयनोव बुल्गारिया के एस के रूप में सबसे अधिक स्कोर करने वाले सहयोगी युद्ध के अंत तक 15 वायु विजय के नाम थे। युद्ध से पहले उन्होंने जर्मनी में लुफ्तवाफे के उन्नत लड़ाकू विमान मेसरश्मिट BF 109 पर प्रशिक्षण लिया और फिर उस ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने देशवासियों को विमानों का प्रयोग सिखाया। उन्होंने बुल्गारिया के प्लोएस्टी पर संयुक्त राज्य अमेरिका बम्बरों के हमले में भाग लिया, पहली विजय हासिल की, 1954 के नवंबर तक अपने देश की सुरक्षा की और फिर अपनी बंदूकें जर्मनी भूमि सेना पर मोड़ दीं। युद्ध के बाद भी वे वायुसेना में अनुदेशक के रूप में रहे और 1992 में मर गए। हंगरी के मामले की तरह सभी बुल्गारियाई ने नाजी जर्मनी के साथ अपने संबंधों की स्वीकृति नहीं दी, विशेष रूप से जब बुल्गारिया होलोकॉस्ट में सहयोगी बन गया। इसके नतीजे में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसने नाजी जर्मनी और बुल्गारिया सरकार के खिलाफ लड़ाई की। इस आंदोलन से एक नाम सबसे ज्यादा जुड़ा है। 1901 में जन्मे इवान कोजारेव को हमेशा विद्रोही युवा माना जाता था, लेकिन बहुत कम वयस्कों ने कभी अनुमान लगाया होगा कि यह गुण बुल्गारिया की नाजी जर्मनी की पकड़ के खिलाफ प्रतिरोध की शुरुआत करने में सहायक होगा। 1941 में 2 पुलिस अधिकारियों की हत्या के आरोप में उन्होंने यूगोस्लाविया को छोड़ दिया। यूगोस्लाविया पार्टीजनों के साथ नाजियों से लड़ते समय उन्होंने गेरिला युद्ध की कौशल सीखी और जल्द ही बुल्गारिया के पहले पार्टीजन आंदोलनों में से एक का नेतृत्व करने के लिए घर वापस लौटे। नेता कोजारेव ने अपने समूह को पिरिन पर्वतों स्थित रासलोग केंद्रित किया। जर्मनी और प्रो जर्मनी बुल्गारियाइयों को परेशान करने और अन्य पार्टीजन समूहों को लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। दुखद है कि कोजारेव युद्ध के अंत नहीं देख पाए, मित्रीय आग के कारण ऑपरेशन के दौरान मर गए। उनकी ऑपरेशन की गुप्त प्रकृति के कारण यहां या विदेश में पार्टीजन समूहों में लड़ाई करने वाले बुल्गारियाइयों की सटीक संख्या के आंकड़े बहुत अधिक विभिन्न होते हैं। प्रारंभिक आंकड़े 30,000 के आसपास थे, लेकिन अब इसे अविश्वसनीय मानते हैं और वास्तविक संख्या 10,000 थी।
पार्टीजन समूहों की प्रभावशीलता सिर्फ उनके कार्यवाहियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें जर्मनियों द्वारा उनके खिलाफ या उनसे बचने के प्रयास भी शामिल थे, जिसके कारण महत्वपूर्ण सैनिक और संसाधन मोर्चों से हटाए गए थे। नाजियों के बगल में कांटे की तरह अपने जीवन की बलि देने, जिससे वे अपने अधिक शक्तिशाली दुश्मनों के हमलों के प्रति संवेदनशील हो गए। और वहां आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध में प्रो एक्सिस देशों से सबसे उल्लेखनीय और सफल सैनिक हैं। कृपया अपने विचार नीचे कमेंट करें, वीडियो को पसंद करें और चैनल के समर्थन के लिए सदस्यता लें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।